हाईवे के हादसे, अफवाह या हकीकत। इस कहानी का उद्देश्य भूत प्रेत को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित किस्सों और घटनाओं पर आधारित है। ये सच है या अफवाह ये तो ऊपर वाला जाने। जिन्होंने इसका सामना किया है वही इसका पूर्ण सच बता सकते हैं। बहुत सारे हाईवे पर अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं सुनने में आती है। रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन अखबार रचे रहते हैं। इंसान अपनी गलती से या दूसरे की गलती से अपनी जान गंवा बैठता है। इंसान गलती से सामने आ रहे वाहन को देख नहीं पाता या सही अंदाज नहीं लगा पाता तो अक्सर दुर्घटना हो जाती है। मगर इंसान को सामने वाला नजर ही ना आए तो इसमें किसका दोष। यूं तो सड़क पर हर रोज तरह तरह के हादसे होते हैं, मगर किसी सड़क पर निश्चित स्थान पर अगर आए दिन हादसे होने लगते हैं तो किसी का भी माथा ठनक सकता है कि क्या कारण है जो एक ही स्थान पर हर रोज 2 से 3 हादसे होते हैं। हो सकता है आपके गांव शहर में भी आपने ऐसा कुछ देखा सुना हो। कई जगह ऐसे स्थान होते हैं वहां अक्सर आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों का कहना है यहाँ रोड पर उस विशेष स्थान पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो अक्सर लोगों को भ्रमित कर देता है। हादसे रात में ही नहीं दिन में भी होते हैं। अक्सर बाइक पर चलते लोगों को उस स्थान के पास से गुजरते वक्त नींद का झोंका आ जाता है। कई बार लोगों को कुछ अजीब अनुभव होते हैं, एक पल के लिए भ्रमित हो जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे किस्से हैं। कुछ सच होते हैं, कुछ अफवाह और कुछ ऐसे जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। इस कहानी में ऐसे ही कुछ किस्से शेयर करूंगा। पहला किस्सा मेरा ही सही। एक बार की बात, मैं रात के 2 बजे जयपुर से वापस धौलपुर की ओर जा रहा था। मैं अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में था। हम भरतपुर क्रॉस करके रूपवास से आगे निकल आए थे। ये घटना है रूपवास और सैपू क्षेत्र के मध्य की। बाहर बहुत तेज लगातार बारिश हो रही थी। इतनी तेज कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ और सुनसान था। वहां गाड़ी रोकना मतलब परेशानी को दावत देना। गाड़ी में बाकी के लोग सो चुके थे। हमारा ड्राइवर काफी अनुभवी है। वो तेज बारिश में मध्यम स्पीड से गाड़ी चला रहा था। मेरी आदत है कितनी भी थकान हो जाए मैं कार में सोता नहीं हूँ, ड्राइवर के पास बैठता हूँ जिससे उसको भी नींद ना आए। अचानक पानी बहुत तेज हो गया। पानी लगातार पड़ रहा था, कहे तो मूसलाधार बारिश जिसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। सड़क पर अंधेरा था पर गाड़ी की रोशनी से सड़क नजर आ रही थी। बीच बीच में बिजली कड़कने से भी प्रकाश हो जा रहा था। हम अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। बीच में एक पुलिया से गाड़ी गुजरी तो अचानक से बिजली कड़की और हमारी नजर सड़क के बाएं ओर बने पेड़ और झाड़ियों की तरफ गई तो हमारी सांस अटक गई। मैं चुपचाप बिना किसी हरकत के नजर बनाए रखा हुआ था। मेरे पीछे की सीट पर बैठे चाचा कुछ बोलने को हुए तो ड्राइवर ने इशारे से चुप करा दिया। सड़क के बाएं ओर पुलिया के पास एक औरत रात के 2 बजे काले रंग के कपड़ों में अपने हाथ में एक बच्चा लिए हुए खड़ी हुई थी। वो पानी में भीग रही थी। चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अचानक से देखने में प्रतीत हुआ जैसे उसने काले रंग का बुर्का पहना हुआ है। अब यह अंधेरे का वहम था या कुछ और, एक पल में उसको जितना देख सके उतना ही विवरण पेश कर रहा हूं। ऊपर से नीचे काले रंग के कपड़े, चेहरा अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था। हाथ में लगभग 1 साल का छोटा बच्चा जो कोई हरकत नहीं कर रहा था। वो सड़क पर गाड़ी रोकने के लिए हाथ दे रही थी। वो सड़क से दूर पेड़ के पास खड़े होकर गाड़ी रोकने की कोशिश में दूर खड़े होकर हाथ दे रही थी। बड़ा ही अजीब दृश्य था। रात के 2 बज रहे थे, सुनसान सड़क थी। मूसलाधार बारिश में दूर दूर तक कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। जंगल जैसा एरिया था। चारों तरफ अंधेरा था। आसपास कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं थी। ऐसा कैसे संभव है इतनी रात को कोई इस तरह लिफ्ट मांगे, वो भी गोद में बच्चे को लेकर। हो सकता है वो कोई औरत हो, पर व्यवहारिक ज्ञान इस बात को नहीं मानता। ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए नियमित स्पीड से गाड़ी को वहां से निकाल लिया। स्पीड बढ़ाता तो गाड़ी हड़बड़ाहट में फिसल सकती थी और रोकता तो कुछ भी संभव था। मैंने भयमिश्रित उत्सुकता में ड्राइवर को कहा वहां कोई औरत लिफ्ट मांग रही थी। बेचारी बच्चे के साथ अकेले बारिश में खड़ी हुई थी। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा चुपचाप बैठे रहो साहब, वो हवा थी। मुझे उसकी बात का जवाब नहीं बना। पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सच तो ईश्वर ही जानता है क्या है, पर वो जो कोई भी थी कुछ न कुछ राज समेटे बैठी थी। तो ये थी मेरी आंखों देखी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसके अगले भाग में एक और किस्सा बताऊंगा। आपकी प्रतिक्रिया, विचार और आपके अनुभवों का स्वागत है। हाईवे के हादसे, अफवाह या हकीकत 2 पहले में ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था, या कहें विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं तो इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। इस घटना के बाद मुझे थोड़ा यकीन हुआ।
कि भूत प्रेत का तो पता नहीं, वो किसी ऊर्जा का रूप हो सकती है। अब आप उसे हवा कहें या आत्मा, यह आपकी शब्दावली और आपकी सोच है। कुछ दिन बाद उसी रोड से फिर से जाना हुआ। मन में भय व्याप्त था। पर इस समय रात के 12:30 बजे हुए थे। मौसम साफ था, अंधेरा था, पर पहले जैसा नहीं। आज चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेर रहा था, जिस कारण रोड बेहतर नजर आ रही थी। आज मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे, जिनसे मैंने उस घटना का जिक्र किया था। वो भी उस जगह को देखने के लिए आतुर थे। जो मानते थे वो भय होते हुए भी आतुर थे, और जो नहीं मानते थे वो मजे के लिए आतुर थे। उस दिन गाड़ी बारिश की वजह से धीरे चल रही थी, पर आज गाड़ी तेज स्पीड में थी। जैसे ही वो पुलिया आए तो अचानक से हमने गाड़ी स्लो करवा ली, जिससे उस जगह को फिर से देख सके। हम रुके नहीं, स्लो स्पीड में ही उस जगह को पार करते हुए देख रहे थे। आज वहां कुछ नहीं था। एक दोस्त बोला वो निकल गई, लगता है उसको लिफ्ट मिल गई, कहकर ठहाका लगाकर हंसा। तभी ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया। अचानक लगे ब्रेक से हड़बड़ा गए हम सब भी। सामने देखने पर पता चला, रोड के बीचों बीच 7-8 कुत्तों का झुंड बीच सड़क पर बैठा था। काले रंग के कुत्ते थे जो दूर से आसानी से नजर नहीं आ रहे थे। अचानक नजर आने पर अचानक ब्रेक लगाने पड़े। हम सोचकर ही सिहर गए। अगर गाड़ी अपनी पूरी स्पीड में होती और हम उस पुलिया पर उस हवा को देखने को नहीं रुकते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ा अजीब माहौल था, समझ नहीं आ रहा था उसने हमको उस दिन डराया था या आज उसने हमको बचाया था। बहुत मुश्किल हो रहा था उसको पॉजिटिव एनर्जी कहे या नेगेटिव। खैर जो भी थी, वो कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई थी। उसके बारे में पूछताछ करने पर वही बात पता चली जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। बहुत पहले किसी महिला और उसके बच्चे को किसी गाड़ी ने कुचल दिया था। वो इस जगह कभी कभी कई लोगों को नजर आए है। निभी का ताल, इसी तरह एक किस्सा और है। बी का यहाँ इस रोड पर एक ताल पड़ता है, जिसमें सड़क के साइड में एक बहुत बड़ा ताल है लंबाई में, जो काफी दूर तक बना हुआ है, लगभग 1-2 किलोमीटर होगा, जिसका नाम है निभी का ताल। इस रोड पर हर दिन 2 से 3 एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं और कई जान से चले जाते हैं। यहाँ के अखबार में शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जब न्यूज़ पढ़ने को ना मिलती है। आज के अखबार में भी है। निभी का ताल पर हुआ हादसा, इतने हुए घायल, इतने गए जान से। इन हादसों के शिकार मेरे कई जान पहचान वाले हुए हैं। उनसे बातचीत करके उनके अनुभव जाने तो पता चला कि वहां से गुजरते वक्त उन्हें कुछ होश नहीं रहता। वो एक पल का उनकी मेमोरी में कोई हिसाब नहीं था। मैं भी 1-2 बार उस रोड से बाइक से और अधिकतर कार से ही गुजरा हूं, पर मुझे आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ। वहां से गुजरते वक्त जिस भी इंसान के साथ हादसा हुआ है, उसका यही कहना है कि मुझे झपकी लग गई थी। ये हादसे पूरे दिन में कभी भी हो जाते हैं। दिन के समय और रात के समय में होने वाले हादसों में एक अंतर पता लगा है। दिन में होने वाले हादसों में लोगों को भरम का अनुभव हुआ और गाड़ी से कंट्रोल खो गया। रात वाले हादसों में लोगों ने वहां किसी ऊर्जा का अनुभव किया है। लोगों का कहना है कि वहां रात के वक्त कई बार लोगों को किसी स्त्री का अनुभव हुआ है, जो राह चलते लोगों से रात के वक्त लिफ्ट मांगती है, और जो उस अकेली लड़की को देखकर लालच में आ जाता है, वो हादसे का शिकार हो जाता है। पूर्व में मेरे यहाँ ट्रैवल का बिजनेस होता था, तो बस और ट्रक ड्राइवर लोगों का आना जाना होता रहता था। ऐसे एक बार घर के मैदान में एक ड्राइवर अंकल बैठे हुए थे। हम लोग बच्चे घर के मैदान में खेल रहे थे। बड़े कजन्स भाई उनके साथ बैठकर इधर उधर की बात कर रहे थे। तभी एक्सीडेंट की बात हुई और उस रोड का जिक्र निकल आया, तो उन्होंने उनकी आप बीती का जिक्र बताया। उन्होंने बताया वो एक बार हमारे ट्रक से जा रहे थे, रात का वक्त था, वो उस रोड से गुजरे तो उन्हें थोड़ी सुस्ती सी आने लगी, तो वो ट्यूब धीरे धीरे चलाने लगे। अचानक उनकी नज़र रोड पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लगभग 24-25 साल की एक लड़की थी, जो घाघरा पहने हुई थी। दिखने में ग्रामीण परिवेश की लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो नए कपड़े पहने थी, जैसे किसी शादी या किसी और कार्यक्रम में जा रही हो। उस वक्त उन ड्राइवर की उम्र भी 40-42 के आसपास होगी। उन्होंने ट्रक थोड़ा आगे बढ़ाया और उस लड़की के साइड में ले जाकर खड़ा कर दिया और जोर से आवाज लगाए, ये लड़की इतनी रात को यहाँ अंधेरे सुनसान एरिया में क्या कर रही है। वो उनको देखकर मुस्कुराई और बोली, बाबूजी मैं शादी में जा रही थी, मेरी बस छूट गई, तब से यहीं इंतजार कर रही हूँ, कोई आगे तक छोड़ दे। ये सुनकर ड्राइवर को लगा कि कोई आसपास के गांव की लड़की है और किसी बगल के गांव में जाना होगा। उन्होंने देखा उसके हाथ में एक बक्सा था। पहले अटैचा नहीं चलती थी, लोहे के बक्से चलते थे। लोग सफर में उन्हीं को लाया ले जाया करते थे। ड्राइवर ने जोर से आवाज लगाकर कहा कि तू अकेली कैसे रह गई। तो वो लड़की बोली, क्या बताऊं बाबूजी, पास के गांव में ही शादी है, उनको लगा मैं भी उनके साथ हूं।
भीड़ में मुझे छोड़ गए, अब वहां ढूंढ रहे होंगे। जो बात ड्राइवर ने सोची थी वही बात उस लड़की ने ऐसे ही बोल दी जैसे ड्राइवर का दिमाग पढ़ लिया हो। ड्राइवर को दया आ गई, उसने कहा ठीक है चढ़ जाओ, गाड़ी में आगे तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली बाबूजी ये बक्सा भारी है, आप नीचे आकर बक्सा ऊपर चढ़ा दो। ड्राइवर बोला ठीक है। जैसे ही वो नीचे उतरने को हुआ तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ड्राइवर ने देखा उसके हेल्पर ने उसका हाथ पकड़कर नीचे उतरने से मना कर दिया। वो हेल्पर उसी इलाके का था और वहां को सारी चीजों से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने धीमे से सारी बात ड्राइवर को समझा दी, जिसे सुनकर ड्राइवर भौचक्का रह गया। नीचे से वो लड़की आवाज लगाकर बोली, बाबूजी नीचे आकर मेरा बक्सा ऊपर चढ़ा दो। अब की बार हेल्पर बोला चलना है तो खुद ही ऊपर आ जा, हम क्या तेरे नौकर लगे हैं। कहकर हेल्पर से इशारा मिलते ही ड्राइवर ने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस लड़की के चेहरे के भाव बदल गए। वो ट्रक के साथ साथ तेज स्पीड से चलने लगी और बोली किस्मत वाला है, आज तो तू बच गया, अगली बार यहां से निकला तो कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर अचानक से अंधेरे में कहीं गायब हो गई। ड्राइवर तेज स्पीड से ट्रक को भगाकर ले गया और जब तक भगाता रहा जब तक दिन नहीं निकल आया। हेल्पर ने उसको बताया कि वो हवा थी जो रात में इस रास्ते से निकलने वाले वाहनों को हाथ देकर रोक लेती है, फिर बक्सा उठाने के नाम पर गाड़ी से नीचे उतार लेती है और मार देती है। जब तक गाड़ी के अंदर रहोगे तो सेफ रहोगे, क्योंकि गाड़ी की स्टीयरिंग पर देवी का निवास होता है। जहां आप नीचे उतरे वहां आप शिकार बने। सुनकर ड्राइवर का हलक सूख गया था। अगर हेल्पर सोता रहता और उसकी आंख नहीं खुलती तो ड्राइवर आज जिंदा नहीं होता। पूरे रास्ते दोनों चुपचाप बैठे हनुमान जी का नाम लेते रहे। सुबह एक गांव में जाकर हेल्पर ने पूरी बात बताई। ये पास के ही एक गांव की लड़की थी जो बस से किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रही थी। उस बस का ट्रक से टकराकर एक्सीडेंट हो गया जिसमें उस लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस लोहे के बक्से के साथ आज भी उस रोड पर भटक रही है कि कोई आए और उसका बक्सा उठाकर उसको लिफ्ट दे। अगर कभी आपका उस रास्ते से गुजरने का मौका लगे तो लिफ्ट देने से पहले 100 बार सोच लेना, कहीं बक्से का वजन भारी न पड़ जाए। ये घटना मैंने बरसों पहले सुनी थी, पर घटनाएं आज भी लगातार जारी है। अब उसके पीछे इंसान की लापरवाही है या किसी आत्मा की शैतानी, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं तो बस इतना जानता हूं कुछ चीजें होती हैं पर उनका का कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। आप क्या जानते हैं और क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सवाल अब भी अधूरा रह जाता है, हाईवे के हादसे अफवाह या हकीकत। हाईवे के हादसे अफवाह या हकीकत 0.3 ऐसे ही कई किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे जिसमें रोड पर नकारात्मक शक्तियों का एहसास हुआ है। ऐसा ही एक किस्सा है एक अंकल का जो अपना और अपने दोस्त का किस्सा बताते हैं। जंगल की चुड़ैल बात कुछ साल पुरानी है। ये कहानी झांसी के पास की है। वो अंकल एक फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री शहर से बहुत दूर थी, आसपास जंगली एरिया था। उस इलाके में शहर से वो ही लोग आते थे जिन्हें फैक्ट्री में जाना होता था। फैक्ट्री में अलग अलग शिफ्ट चलती थी, वैसे जाने आने के लिए बस चलती थी। पर उस दिन किसी कारण बस उनसे निकल गई। वहां ऑटो भी इक्का दुक्का चलते थे। उस वक्त सर्दियों का समय था, पर बहुत ज्यादा सर्दी नहीं थी। उनकी ड्यूटी रात को 11 बजे खत्म हुई और बाकी का स्टाफ निकल गया, वो अकेले रह गए। रात के 12:30 बजे वो फैक्ट्री से निकले और बाहर ऑटो की तलाश करने लगे। तभी उनको एक ऑटो आता दिखाई दिया। वो ऑटो में बैठकर शहर की ओर जा रहे थे। वो सड़क जंगल से होकर गुजरती थी। बीच में कुछ किलोमीटर एरिया जंगल का पड़ता था। उसके बाद बस्तियां आ जाती थी। हुआ ये कि वो दिन भर के थके हुए आंख मूंद करके ऑटो में बैठे चले जा रहे थे। अचानक से ऑटो ने ब्रेक मारे तो उनकी आंख खुल गई। जगन के शुरू होते ही एक सुंदर सी औरत खूब अच्छे कपड़े पहने साइड में खड़ी हुई थी। उसमें से बहुत जोर की खुशबू भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी शादी या कार्यक्रम में जा रही है। उसने हाथ दिया और इशारे से कहा आगे जाना है। ऑटो वाले की कुछ हिम्मत नहीं हुई, उसने उस औरत को बैठा लिया। वो औरत पीछे आकर बैठी तो वो अंकल आगे आकर ऑटो वाले के साइड में आकर बैठ गए। ऑटो चलने लगा। थोड़ी देर बाद जंगल खत्म होने से पहले उसने ऑटो रुकवाया और ऑटो वाले को पैसे दिए और ऑटो से उतरकर बिना बात किए जंगल के अंदर चली गई। ऑटो वाले ने पैसे चुपचाप अपने गले में डाल लिए और तेजी से ऑटो दौड़ा दिया। और जब तक नहीं रुके जब तक बस्तियां नहीं आ गई, वहां पहुंचकर दोनों के जान में जान आए। उस अंधेरे जंगल में एक औरत नए कपड़े पहनकर परफ्यूम लगाकर क्या कर रही थी। उसके हाव भाव बड़े अजीब थे, कोई भी डर जाता। पर अच्छाई ये थी कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो अंकल जैसे ही शहर पहुंचे तो उन्होंने ऑटो वाले को पैसे दिए तो
ऑटो वाले ने खुले पैसे वापस देने के लिए जैसे ही गल्ला खोला तो उसकी आंखें खुली रह गई। गल्ले में उन पैसे की जगह जले हुए कोयले पड़े हुए थे। अब कहने को कुछ भी बाकी नहीं था। उनके अनुसार उनका वास्ता एक चुड़ैल से पड़ चुका था। वो कौन थी नहीं पता, पर उन कोयलों का जवाब किसी के पास नहीं था। उस दिन के बाद से वो कभी अकेले उस रास्ते से नहीं गए। खूबसूरत लड़की को लिफ्ट ऐसे ही एक किस्सा है। उनके दोस्त का जो एक कंपनी में जॉब करता था, उसका आना जाना बाइक से ही होता था। एक बार की बात है, वो बाइक से वापस आ रहा था। अंधेरा हो गया था। उसने देखा एक बहुत सुंदर लड़की रोड के साइड खड़ी है लिफ्ट के इंतजार में। वो तेज स्पीड में अपने घर की ओर जा रहे थे, पर वहां लड़की को खड़ा देख वो रुक गए। उनके मन में लालच आ गया था। एक तो लड़की, ऊपर से अकेली, वो भी बहुत खूबसूरत। वो किसी हीरोइन के जैसी लग रही थी। वो उस लड़की के पास गए और पूछा तो उसने बताया कि उसको दूसरी ओर जाना था, यानी वो जिस दिशा में जा रहे थे उसके विपरीत दिशा में। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मशगूल हो गए कि वो उसको बिठाकर विपरीत दिशा में चलने लगे। वो लड़की चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ बात नहीं कर रही थी। उस वक्त तो जोश में वो बैठा कर चल दिए, पर उनको बाद में मन में अजीब ख्याल आने लगे। अंधेरे का वक्त, सुंदर अकेली लड़की, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। उस रोड पर भी भूत प्रेत के किस्से प्रचलित थे, तो उनको डर लगने लगा। मन में अजीब ख्याल आ रहे थे। एक वक्त उनको महसूस हुआ कि गाड़ी कुछ हल्की है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो झेप गए। वो लड़की उनके पीछे बैठी थी और उनको देखकर मुस्कुरा गई। उनके जान में जान आई कि पीछे लड़की बैठी हुई है, हवा में गायब नहीं हुई। थोड़ी देर बाद लड़की ने कहा, आगे यहीं उतार देना। उन्होंने बाइक रोकी और लड़की को उतार दिया। वो बड़े खुश थे कि एक सुंदर लड़की को बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने का मौका मिला। वो लड़की जाने लगी तो वो बड़े रोमांटिक होकर बोले, थैंक्स ना, सही अपना नंबर तो देते जाते। वो लड़की उनकी ओर मुड़ी और अपने दोनों हाथों को उठाकर ताली पीटने लगी। हाय हाय, करमजले को नंबर चाहिए। बस्ती में आकर किसी से भी पूछ लेना राजू हिंजड़े का घर कहाँ है। चल अब मैं जाती हूँ चिकने, कहकर उनके गाल पर चिकोटी काटकर चली गई। अब उनको काटो तो खून नहीं वाली हालात थी। उन्होंने अपनी बाइक उठाई और चुपचाप चल दिए अपने घर की ओर। तो कभी कभी ऐसे भी हादसे हो जाते हैं हाईवे पर, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, बच के रहना। कूल आपकी समीक्षा के इंतजार में। हसरतें एक स्त्री की, भाग एक। वो शहर के बीचों बीच बना एक मशहूर शॉपिंग मॉल था। वहां हर नामी कंपनियों की दुकान मिल ही जाती थी, इसलिए शहर भर के राहिशों की पसंदीदा जगह वही हुआ करती थी। आज संडे था तो वहां की रौनक देखते ही बन रही थी। उसी शॉपिंग मॉल में एक छोटी सी दुकान थी, अडल्ट टॉय शॉप। नाम से स्पष्ट था कि वहां तरह तरह के सेक्स टॉयज मिलते होंगे। कुछ लोग उस दुकान को शॉपिंग मॉल में लगी बदनुमा दाग की तरह देखते तो कुछ महिलाएं जिनकी हसरतें पूरी नहीं होती, उन्हें वो साक्षात स्वर्ग लोक का द्वार नजर आता था। एक महिला काफी देर से उस दुकान के बाहर बार बार चक्कर लगा रही थी और उसी उधेड़ी बूंद में थी कि मैं इस दुकान के अंदर जाऊं या नहीं। यदि किसी ने मुझे वहां जाते देख लिया तो क्या सोचेगा। काफी देर तक उस दुकान के बाहर बने रोलिंग पर खड़े होकर उसने विचार विमर्श किया। फिर उसे याद आया कि उसे खुशी की सख्त जरूरत है। उसका पति सेक्स के लिए हर रात तैयार तो रहता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब खत्म। वो एक झटके से मुड़ी और सीधे उस दुकान का द्वार खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वहां जाकर उसके आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक से बढ़कर एक सेक्स टॉयज थे और सभी सामान जो किसी भी तरह सेक्स में उपयोग होते थे उनकी भरमार थी। उन सभी को देखकर पहले तो वो महिला शर्माई, उसके बाद उसकी हंसी छूट पड़ी। वो अपनी हंसी दबाए आगे बढ़े और सीधे लास्ट कोने में पहुंची। वहां महिलाओं के लिए सारे सेक्स टॉयज रखे हुए थे। उसका ध्यान एक रबर के लिंक पर टिकी जो काफी लंबा सा था। वो उसे उठाकर देख ही रही थी कि एक लड़की ने उससे आकर कहा, क्या मैं इसे खोलकर दिखाऊं मैन? अचानक उस लड़की को अपने सामने देखकर वो महिला घबरा गई, फिर कुछ संभलकर शर्माते हुए हामी भरी। वो सेल्स गर्ल थी जिसका काम वहां की सामानों को बेचना था। उस लड़की ने उस टॉय की सारी खूबियां ऐसी गिनवा दी जैसे वो रोज इस्तेमाल करती हो। वो उस महिला की बजट से 10 गुना महंगा था, लेकिन वो महिला उसका मोह छोड़ नहीं पा रही थी। उस महिला ने कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल निकालकर अकाउंट बैलेंस चेक किया और इस बात की पुष्टि की कि उस चीज को खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे हैं। उसके बाद उस सेल्स गर्ल को उसे पैक करने को कहा और वही कोड स्कैन करके पैसे अदा कर दिए। वो उसके बाद उस सामान को अपने बड़े पर्स में रखी और सीधे मॉल से निकलकर घर के लिए ऑटो पकड़ी। कुछ देर में उसका घर आ गया। वो ग्रीन हाउस मॉडर्न सोसाइटी की आलीशान फ्लैट में रहा करती थी।
उसने किसी हड़बड़ी में ऑटो वाले को पैसे दिए और जब ऑटो वाले ने छुट्टे नहीं होने का बहाना बनाया तो उस महिला ने पूरे 500 रुपये ऑटो वाले को रखने का बोलकर अपने घर की तरफ चल दी। ऑटो वाले की चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने दूर जाती उस महिला को चिल्लाकर धन्यवाद कहा क्योंकि उसने 50 रुपये के किराए के बदले उसे 500 रुपये दिए थे। उस महिला ने उस ऑटो वाले की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बस अपने फ्लैट की बिल्डिंग की ओर बढ़ते रही। कुछ देर चलने के बाद लिफ्ट आया और उसने चैन की सांस ली। आज जैसे ही उसमें दाखिल हुई उसे पड़ोस की शर्मा मिल गई जो उसकी अच्छी सहेली थी। वो उसे किसी काम से अपने घर बुलाने लगी लेकिन उस महिला के सर में एक हवस सवार था। उसने एक सिरे से उन्हें नकार दिया और जल्दी से अपने फ्लैट में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। वो महिला अब अपने घर के अंदर थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो हाफ रही थी। वो सीधे अपने बेडरूम में गई और बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। उसके बाद उसने खुद के जिस्म को जल्दी जल्दी कपड़ों की कैद से रिहा किया और बिना कपड़ों के ही भागकर बाथरूम से बेडरूम में आ गई। उसने जल्दी से अपने बैग से उस सेक्स टॉय को निकाला और उसे अपने हाथों में लेकर भूखे भाव दे देखने लगी। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल में रखी नारियल तेल लेकर ढेर सारा उस सेक्स टॉयज पर लगाकर जल्दी से योनि में डालकर आहें भरने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा बीत गया लेकिन उसकी हसरतें खत्म होने की जगह और बढ़ने लगी। वो अब एकदम पागल सी होने लगी और जोर जोर से करते हुए सिसकियां लेने लगी। वो संध्या की अनुपम बेला थी। हर कोई अपने काम से छूटकर घर को निकला था। ऐसे ही एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक कार फंसी हुई थी। उस कार के चालक को कहीं पहुंचने की जल्दी थी। वो बार बार हॉर्न बजाए जा रहा था क्योंकि उसके सामने ट्रैफिक जाम लग चुका था। उसके कार की बगल वाली सीट पर एक बड़ा सा पिंक कलर का बॉक्स रखा था जिसमें आलीशान केक था और पिछली वाली सीट में एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स और उसके बगल में एक लाल गुलाबों से बना खूबसूरत महकता हुआ गुलदस्ता। उस आदमी को किसी को जन्मदिन की बधाई देनी थी और वो आज इस जाम में फंसा था। उसने खींचते हुए दरवाजा खोला और बाहर आकर सामने देखने लगा कि आखिर जाम क्यों लगा है। उसने देखा कि एक कार वाला बाइक वाले से लड़ रहा था क्योंकि उसकी वजह से उसके कार में छोटा सा डेंट आ गया था। उस आदमी ने आगे बढ़कर उन दोनों को समझाया और अपनी जेब से 1000 उस कार वाले को देकर वहां से चलता किया। वह बाइक वाला एक बुजुर्ग और गरीब आदमी था। उसने ये देखकर उसके पैर ही छू लिए। वह आदमी खुशी से जल्दी अपनी कार में आया और अपने घर पहुंच ही गया। वो फ्लैट के बाहर सारा सामान लिए बेल बजाए जा रहा था लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे उसका प्यार अब गुस्से में बदलने लगा। उसने सर सामान नीचे रखा और मोबाइल में फोन करने लगा। उसे साफ फोन की आवाज अंदर से सुनाई दे रही थी लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। वो आदमी तंग आकर पड़ोस की शर्मा जी के यहां गया और फ्लैट की दूसरी चाबी मांगने लगा। शर्मा जी ने उसे खींचते हुए चाबी ढूंढकर दी और वह आदमी जल्दी से अपने फ्लैट में आया। वो गुस्से में जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर गया और अपनी पत्नी को गुस्से में ढूंढने लगा। वो पूरे घर में उसे आवाज लगा रहा था लेकिन उसे कहीं भी उसकी तह नहीं मिल रही थी। वो थककर अपने कमरे में गया तो उसे बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी। वो कुछ घबराया हुआ सा बाथरूम में पहुंचा तो दरवाजा खुला ही था। वो सहमा सा अंदर गया तो सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। बाथरूम के बाथटब में उसकी बीवी औंधे मुंह मरी पड़ी थी। उसके प्राइवेट पार्ट में एक सेक्स टॉय अभी भी लगा हुआ वाइब्रेट कर रहा था। हसरतें एक स्त्री की भाग 2। वो एक सरकारी अस्पताल से लगकर बना हुआ पोस्टमार्टम कक्ष था। उसकी हालत कुछ खस्ताहाल हो चुकी थी। दीवारों पर ना जाने किस जमाने में कोई रंग किया गया था। जगह जगह सीलन दिखलाई दे रही थी। उस पूरे भवन में रोशनी भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए वो जगह अपने आप में खौफनाक सा लगने लगा था। आज वहां की हवाओं में एक अलग ही मनहूसियत घुली थी। इस मनहूसियत की वजह अंदर पोस्टमार्टम कक्ष में पड़ी थी। उसके बाहर एक जवान पुलिस इंस्पेक्टर करण सिंह चौहान खड़े अपने मोबाइल से टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहां इंटरनेट भी नहीं थी। वो खींचता हुआ फोन अपने पॉकेट के हवाले करता हुआ दरवाजे के शीशे में अंदर झांक कर देखने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि सामने एक सीमेंट की मंच जैसे किसी चीज में एक खूबसूरत लड़की एकदम नग्न अवस्था में पड़ी थी। उसके ठीक सामने 2 डॉक्टर कुछ औजार हाथों में लिए उसके जिस्म से कुछ अंग निकाल रहे थे। वो इंस्पेक्टर उस महिला की शक्ल देखता रह गया। उस खूबसूरत महिला को वहां देखना उसे खलने सा लगा था। कुछ देर बाद अचानक दरवाजा खुला और वो इंस्पेक्टर जल्दी से अंदर जाकर उस महिला की लाश को करीब से देखने लगा। वो ग्रीन हाउस मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाली वही खूबसूरत महिला थी जिसने शॉपिंग मॉल से वो सेक्स टॉय खरीदी थी। उस डॉक्टर ने वासना से घूरते हुए इंस्पेक्टर को कुछ नापसंदगी से देखते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी मौत की वजह बेपनाह दर्द और ब्लड लॉस दोनों है। करण ने उस महिला को घूरकर देखते हुए कहा, लेकिन इसे तो कहीं कोई चोट नहीं लगी है? उस डॉक्टर ने हल्केपन से कहा, मैं भी हैरान हूं साहब।
इस तरीके का ये पहला मामला है, मैंने अपने पूरी जिंदगी ऐसी केस नहीं देखा। उसके बाद उस डॉक्टर ने एक स्टील की ट्रे में रखी सेक्स टॉय को दिखलाते हुए कहा, देखिए, इस सेक्स टॉय में लगी लोहे की नुकीली कांटेनुमा तार आप देख रहे हैं। इस महिला ने अपने आप को इस भयानक सेक्स टॉय से मार डाला। करण का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने उस सेक्स टॉय को अपने हाथों में लेकर देखा तो उसकी भी रूह कांप गई। उस सेक्स टॉय के चारों ओर नुकीली कांटे की तार बंधी थी, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे नुकीले तार लगे थे। करण सिंह ने उस मासूम लड़की की शक्ल देखते हुए कहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता। इनकी शक्ल देखकर ही लगता है कि जरा सा दर्द में ही उछल पड़ेगी। ये खुद अपने साथ इतना भयानक रेप कैसे कर सकती है? उस डॉक्टर ने उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली डालकर दिखलाते हुए कहा, देखिए, क्या हालत हो चुकी है, अंदर से मांस तक फटकर बाहर निकल चुकी है। हमें वो सेक्स टॉय इसके मलाशय में मिला, बहुत अंदर फंसा था। करण सिंह ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, क्या इसके जिस्म पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान है? डॉक्टर ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही इसे कोई बेहोशी की दवा दी गई थी। बस इसकी आंखें और नाक देखकर लगता है कि मरने से पहले बहुत रोई होगी। करण सिंह ने कहा, अजीब बात है, उस पूरे फ्लैट में अंदर आने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। इस केस ने तो मेरा दिमाग घूमकर रख दिया है। आप इसकी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक देंगे? डॉक्टर ने कहा, कल शाम तक मिल जाएगा। तारांकन 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 तारांकन। वो एक नई नवेली आलीशान सी फ्लैट थी, जिसकी चमक देखते ही बनती थी। उस घर की हर चीज एकदम नई थी, छोटा से छोटा फूलदान और यहां तक कि किचन में रखी चम्मच तक भी एकदम नई थी। उसी किचन में एक खूबसूरत महिला खाना बना रही थी। उसने फिलहाल लाल रंग की फैंसी साड़ी पहन रखी थी और उसमें बला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें बेहद नशीली नीली थी और उसका पिघलता सोने जैसे खूबसूरत गोरा बदन किसी का भी मन मोह ले। इस खूबसूरती पर चार चांद उसकी मासूम शक्ल लगा रही थी। वो अपने काम में मगन थी कि अचानक उसे किसी ने पीछे से पकड़ा। वो महिला इसके लिए जरा भी तैयार नहीं थी, लिहाजा उसकी खौफ से चीख निकल गई। जब उसे पता चला कि यह हरकत किसकी थी तो वह गुस्से में पलटकर उसे मारने दौड़ी और वह शख्स भागकर हॉल में आ गया। इससे पहले कि वो महिला उसे मारती, उस शख्स ने उस पर काबू पा लिया और उसे सोफे पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। अब उस महिला के खूबसूरत चेहरे के ठीक सामने उस शख्स का चेहरा था, जिससे वो कुछ शर्माने लगी। उसने मिन्नतें करने वाली स्वर में कहा, सुशांत, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, शीना कभी भी स्कूल से आती होगी। सुशांत उसकी बातों को अनसुना करते हुए बोला, आने दो, और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके बाद ना जाने कितने देर तक दोनों एक दूसरे की जिस्मानी प्यास बुझाते रहे। वो अपने में मगन थे ही कि अचानक से मेन गेट खुला और एक छोटी बच्ची, जिसकी उम्र महज 6 साल की होगी, अपने कंधे पर स्कूल बैग टांगे घर के अंदर आ गई। उसे देखकर दोनों एक पल को सिहर उठे। वो महिला, जो लगभग नग्न अवस्था में थी, अपने कपड़े उठाकर जल्दी से बेडरूम की तरफ भागी और सुशांत ने दौड़कर दरवाजा बंद करते हुए कहा, शीना बेटा, आज तुम कुछ जल्दी आ गए। शीना ने कुछ तोतली आवाज में कहा, वो पापा? अब से ड्राइवर भैया ने कहा है कि वो मुझे पहले घर छोड़ेगा, उसके बाद बाकी को छोड़ने जाएगा, क्योंकि अब दूसरी रूट पर कोई दूसरी गाड़ी जाएगी। सुशांत ने प्यार से उसे अपने पास बैठाकर उसके जूते उतारते हुए कहा, बेटा, तुमने अभी अभी जो भी देखा वो किसी को नहीं बताओगी, समझी? शीना ने कुछ शरारत से कहा, हाँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? सुशांत ने कुछ शिकायती लहजे में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? शीना ने झट से अपनी वर्षों पुरानी मुराद बोल डाली, एक अच्छा सा स्मार्टफोन। सुशांत अब कुछ डांटने वाले लिहाज से बोला, शीना बेटा, इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है ना हमारी? शीना ने कुछ बदमाशी से कहा, तो मैं सबको बता दूंगी कि आप मम्मा के साथ। ये सुनकर सुशांत का हाथ उठा ही था कि किसी ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। वो उसकी मां अनामिका थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
तुम्हें पता तो है न कि वो बीमार है, तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकते हो? सुशांत कुछ गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, तो समझाओ ना अपने प्यारी बेटी को कि किसी को ऐसे ब्लैकमेल नहीं करते। वैसे भी इसकी उम्र है क्या स्मार्टफोन रखने की? अनामिका ने कुछ शिकायती नजरों से शीना को घूरा तो उसने तपाक से कहा, मेरी सभी सहेलियों के पास मोबाइल है। सुशांत कुछ कहना चाहता था लेकिन अनामिका ने उसे मना करते हुए कहा, मैं बात करती हूँ। उसके बाद अनामिका ने शीना को अपनी गोद में बड़े प्यार से बैठा लिया और समझाने लगी कि अभी मोबाइल उसके लिए नहीं है। शीना धीरे से मान गई। अनामिका ने उसका माथा चूम लिया और उसकी मासूम शक्ल देखने लगी। कुछ पल में उसका मासूम शक्ल भयानक होने लगा। उसकी खूबसूरत मासूम शक्ल में भयानक जख्मों के निशान उभरने लगे। उसके गाल से मांस का एक टुकड़ा गया हो चुका था और वहां से उसके दंत नजर आने लगे थे। अनामिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ देर में ही उसकी दूध सी सफेद स्कूल यूनिफॉर्म का रंग बदलकर गहरा लाल होने लगा। उसकी पेट और टांगों के बीच खून निकलने लगा और वो बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर होने लगी और वो अब एक एक सांसों के लिए संघर्ष करने लगी। अनामिका जोरदार चीखी और अपने बिस्तर से उठी। उसने अपने आसपास देखा तो सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। वो एक बिस्तर में अकेली सोई हुई थी और उस पूरे कमरे में एक मध्यम नीली रोशनी थी। अनामिका ने घबराहट में जैसे ही कमरे की लाइट जलाई, अचानक उसके सामने शीना खड़ी थी। वो पिंक फ्रॉक पहनी हाथों में अपना पसंदीदा टेडी लिए मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर अनामिका एक पल को कांप गई, फिर खुद को तसल्ली देते हुए कहा, ये सच नहीं है। आंखें बंद कर उल्टी गिनती गिनो, गायब हो जाएगी। अनामिका ने झट से अपनी आंखें बंद कर उल्टी गिनती गिनी, 10 9 8 2 1 और धीरे से अपनी आंखें खोल दी। अब उसके सामने कोई नहीं था। हसरतें एक स्त्री की, भाग 3। वो एक नेशनल हाईवे था जिसके चारों तरफ घना जंगल था। इस जंगल की वजह से वो इलाका किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं लगता था। इतनी हरियाली देखकर कोई दुख से दुखी इंसान भी खुश हो जाए। प्रकृति की गोद में बसा वो जंगल और उससे लगा हुआ एक खूबसूरत शहर मधुबन। जैसा नाम वैसा ही उसकी खूबसूरती। वो शहर अपने फूलों के लिए जितना विख्यात था, उससे भी अधिक विख्यात वहां की लड़कियों के लिए था। वहां की हर लड़की या महिलाएं गजब की खूबसूरती और गोरापन लिए हुए होती थी। इसलिए कई विदेशी जिन्हें भारतीय दुल्हन चाहिए, उनकी पहली पसंद यही शहर था। उसी शहर की जंगल से लगे हाईवे पर एक पुलिस कार तेजी से सरपट भाग रही थी। उसका ड्राइवर कोई लोकल गाने धीमे आवाज में बजाते हुए गुनगुनाते हुए चले जा रहा था। उस कार की बैक सीट में एक 30-35 साल की महिला आपके ही किसी ख्यालों में गुमसुम सी बैठी थी। वो सुनी आंखों से कार के बाहर घने जंगल को देख रही थी। इस हरे भरे जंगल को देखकर उसे बार बार अपनी बेटी शीना की याद आ रही थी। यदि वो आज उसके साथ होती तो यही रुकने की जिद करती। जैसे ही गाड़ी रुकती, गले में कैमरा लटकाए वो जंगलों में निकल जाती अपनी फोटोग्राफी शो पूरा करने। उसका ख्याल आते ही उस महिला ने अपना बायां हाथ बढ़ाया, जैसे किसी बगल में बैठे शख्स को अपनी बाहों में भरने वाली हो। वहां कोई नहीं था। उसके हाथ हवा ही लगी और उसकी आंखों से अश्क की धार छूट पड़ी। वो अक्सर अपनी बेटी के साथ ही कहीं भी जाती थी। उसकी बेटी शीना उसके कंधे पर सर टिकाए उसका एक हाथ पके ही सभी सफर तय किया करती थी। उस महिला ने कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी बेटी उससे इतना दूर चली जाएगी जहां से वो उसका हाथ नहीं पकड़ सकती। कुछ देर गाड़ी चलती रही और आखिरकार उस कार की मंजिल आ गई। वो पुलिस हेडक्वार्टर थी, जहां सभी पुलिस वालों की रहने के लिए सरकारी क्वार्टर बने हुए थे। एक नौजवान शख्स ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठी महिला को देखकर सैल्यूट किया। वो वहां का पुलिस इंस्पेक्टर करण सिंह था। उसके सामने उसकी एसीपी अनामिका अग्निहोत्री खड़ी थी। वो अभी अभी रोकर हटी थी, इसलिए उसका शक्ल कुछ मुरझाया हुआ सा था। उसने कुछ फीकेपन से करण सिंह की ओर देखा और जबरन मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो? करण सिंह ने भी मुस्कुराकर हाँ ठीक हूं कहा और उन्हें एक तरफ लेकर जाने लगा। कुछ देर में वो दोनों एक आलीशान पुलिस अफसर के बंगले में खड़े थे। उस आलीशान बंगले को देखकर अनामिका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने करण सिंह से हैरानी के भाव से पूछा, ये सब क्या है? ये सब कुछ ज्यादा ही आलीशान नहीं है? करण सिंह कुछ खामोशी से बोला, मेम वो यहाँ के पहले वाले एसीपी साहब बड़े शौकीन मिजाज के थे। यही के लोकल विधायक जीसी से उनकी बहुत अच्छी बनती थी। अनामिका ये सुनकर कुछ नफरत से बोली, हाँ, तभी तो यहाँ महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। इस तरह के अफसर से मुझे घिन आती है। उनकी लापरवाही से कई लड़कियां अपनी जिंदगी खो देती है और उनके साथ मरती है एक माँ, एक पिता और एक सुखी परिवार। करण सिंह ने हामी भरते हुए कहा, जी मेम, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ।
अभी अभी ग्रीन हाउस सोसाइटी में एक महिला की भयानक मौत हो गई और साहब ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, बस जोर देकर वासना में हुई दुर्घटना साबित कर दिया। अनामिका ने कुछ गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ था उस महिला के साथ? करण सिंह ने एक लंबी श्वास छोड़ते हुए कहा, होना क्या था मैम? वही, वो लगभग रोज ही पोर्न देखती थी और एक दिन एक सेक्स टॉय पास वाले शॉपिंग मॉल से खरीद लाए। उसके बाद ना जाने क्यों पर उसी पर कटीले तार लपेटकर खुद का ही इतनी बुरी तरह रेप किया कि देखने वाले की रूह कांप जाए। उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर की मांस बाथटब में तैर रही थी। पूरा बाथटब उसके खून से लाल था। इन सभी में सबसे अजीब बात, उसकी आंखें बता रही थी कि उसने मरने से पहले बहुत दर्द सहा है। उसके नथने रो रो कर फट चुके थे। कोई इस तरह से खुद के साथ कैसे कर सकता है? अनामिका ने उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सब क्यों और कैसे हुआ होगा? करण सिंह कुछ सोचते हुए झूठ बोलने लगा, मुझे लगता है कि शायद किसी ने उसे सम्मोहित किया था या फिर कोई किसी गुप्त मार्ग से उस घर में दाखिल हुआ और उसके साथ वो सब करके चला गया। अनामिका उसके ठीक सामने आकर बोली, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूं कि तुम्हें कुछ और लगता है। जो भी है खुलकर क्यों नहीं बताते? करण सिंह ने कुछ मिमियाती आवाज में कहा, कुछ नहीं मैम, बस वो सा इस गांव की अफवाह है। कहते हैं कि इस गांव के सभी लड़कियां पहले बेहद कुरूप हुआ करती थी और कोई भी उन्हें देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन यहाँ एक सिद्ध तांत्रिक आया जिसने सभी से कोई खास देवता की उपासना करके को कहा। वो देवता सौंदर्य का देवता था लेकिन खुद बेहद कठोर और रुद्र अवतार में था। उसका नाम मुझे याद नहीं है लेकिन यही एक पहाड़ी पर उसका मंदिर है। वही उसकी विशालकाय भयानक सी प्रतिमा है। मुझे तो वो किसी राक्षस की लगती है। कहते हैं कि यहाँ की महिलाओं ने उस तांत्रिक की बात मानकर उसकी उपासना करना शुरू कर दिया और जल्द ही उनका रंग रूप निखरने लगा। वे सभी खूबसूरती में अंग्रेजी महिलाओं को भी पछाड़ने लगी थी। सब कुछ ठीक ही था लेकिन उससे जुड़ा एक श्राप था कि आप किसी पर पुरुष की कामना गलती से भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पति के बारे में ही सोचना है और हमेशा उसी का बनकर रहना है। एक महिला जो कि उसकी अग्रणी पुजारन थी, उसी ने ही यह नियम भंग कर दिया और उस देवता ने उसे बहुत भयानक तरीके से मार डाला। उसके बाद से सभी ने उसकी पूजा करना बंद कर दिया और आम देवता की पूजा करने लगे। आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ रहने वाली महिला यदि किसी गैर पुरुष के बारे में सोचती है तो उसे सजा देने वो देवता जरूर आता है। अनामिका कुछ मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में इस कहानी पर रत्ती भर भी यकीन है? करण सिंह ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं है, लेकिन जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, सब इसी तरफ इशारा करते हैं। वैसे मुझे लगता है कि काश ये कहानी सच होता। नेक्स्ट पार्ट के लिए 1000 कमेंट करें।